Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Bank. सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हम MCQs कर रहे थे ऑन द टॉपिक पार्टनरशिप, बट नाउ आई थॉट कि इट वुड बी बेटर कि अब हम इंडिविजुअल टॉपिक्स की जगह मिक्स टॉपिक्स पे MCQs करें, क्योंकि एज यू ऑल नो अब एग्जाम्स आर कमिंग नियर बाय, तो अच्छा है कि हम हर एक टॉपिक के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहें। अब जो भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी टॉपिक से हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। इंडिविजुअली नहीं करवाऊंगी मैं आपको MCQs, सारे मिक्सड होंगे। ओके, तो आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका पार्ट 1 रहेगा आज पहले, और ये क्वेश्चंस होंगे अराउंड 15 to 20, और आगे लेक्चर्स भी ऐसे ही मिक्स टॉपिक्स पे ही आएंगे मेरे। ओके, तो आप मेरे ये वाले सेशंस को अटेम्प्ट करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए अकाउंटेंसी में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड येस, आपको एक और चीज़ बता दूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स 2 हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक है स्टडी बैंड के नाम से एंड अनदर वन इज स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप के नाम से। स्टडी बैंड में ये लोगो होगा, आपको वहाँ दिख जाएगा, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो ठीक है। इसमें है कि स्टडी बैंड वाला जो ग्रुप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको PDFs मिलेंगी और लिंक्स मिलेंगे जो भी वीडियो अपलोड होगी टेलीग्राम पे। PDFs में मैंने कंपाइल्ड PDF भी अकाउंटेंसी की अपलोड कर रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप वाला जो है ये ग्रुप, ये है इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इसमें आप मुझे अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो सकती हैं जो भी, वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, आपको वहाँ पे भी आंसर कर दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विद द वेरी फर्स्ट MCQ, दैट इज real account records. Option A dealing in commodities, option B dealing with gains and losses, option C dealing with creditors, और option D none of these। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करें, खुद आंसर देने की ट्राई करिए, देन मेरे साथ मैच करना। ओके, अब रियल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? तो हमें पता है कि रियल अकाउंट वो चीज़ें रिकॉर्ड करता है दैट इज रिलेटेड टू एसेट्स। जो एसेट्स की बात करेंगे वो हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एसेट क्या है? कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ क्या होती है? स्टॉक बोल लो या फिर गुड्स बोल लो, ये हमारे लिए एसेट है। पर बात करी जाए यहाँ पे गेन्स लॉसेस की, ये किस नेचर में आ जाएंगे? ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट डील्स विद इनकम्स एंड एक्सपेंसेस या फिर गेन्स एंड लॉसेस। और जो ये है डीलिंग विद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पर्सन है एंड दे आर रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। बट ये जो थे कमोडिटीज, दे आर स्टॉक, या हम कह सकते हैं गुड्स है, और ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो किस में आ जाएंगे? हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है? ऑप्शन ए मैचिंग कॉन्सेप्ट, यस ये हमने पढ़ा था। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये भी पढ़ा था। देन ऑप्शन सी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस, यस। देन ऑप्शन डी ट्रू एंड फेयर व्यू कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कहीं पे नहीं पढ़ा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? जल्दी से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमारे रेवेन्यूज जो होते हैं दैट शुड बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, कि अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है एट द सेम टाइम कोई और चीज़ इक्वल अमाउंट से क्रेडिट भी हो रही होगी। देन टॉकिंग अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस, ये किसका नाम है? दिस इज अनदर नेम फॉर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या कहते थे हम कि जो भी आने वाले लॉसेज होते हैं उसको हम बुक कर लेते हैं, बट हमारे जो प्रॉफिट्स हमें एक्सपेक्टेड होते हैं कि फ्यूचर में होंगे उसको रिकॉर्ड पहले नहीं करना है, कंजर्व रखना है चीज़ों को, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना है। इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं, या फिर सिंपल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑप्शन ए रियल अकाउंट, ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कई बच्चे इसमें क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। मैं इनफैक्ट जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्विज लेती हूँ वहाँ पे कई सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। अभी भी याद रखना है ये नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जब सिंपल लिखा हो वर्ड सैलरी तब हम बोलेंगे कि वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बट यहाँ पे लिखा हो आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, ये वर्ड्स जब साथ में लग जाते हैं तब ये बन जाते हैं पर्सनल अकाउंट। क्यों? अब देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने सैलरी पे नहीं करी है, अभी हमने पे करनी है। किसको करनी है? किसी पर्सन को करनी है, और वो पर्सन कौन है? एम्प्लॉय है। तो जो भी चीज़ें, अब ये क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली प्रीपेड सैलरी क्या है? हमने एडवांस में सैलरी पे कर दी, तो क्या है? किसी पर्सन को पे करी ना, तो हो सकता है हम बाद में उससे पैसे ले लें अपने, क्योंकि वो सच में इस साल का हमारा खर्चा नहीं था। तो यहाँ पे भी एक पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल में नहीं आते। जब सिंपल सैलरी लिखा हो, सैलरी पेड लिखा हो, जो सच में खर्चा हमने करा है
वो कहाँ पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ओके, या ये होता है यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये वर्ड अक्रूड हो गए, प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, ये सब चीज़ें हमारी कहाँ जाती हैं, इन पर्सनल अकाउंट। ओके, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, अब याद रखिएगा, इसमें कोई मिस्टेक मत करना। चलिए नेक्स्ट इज डिटरमाइन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब हमने बैलेंस शीट को टोटल निकालना है। यहाँ पे हमें क्या क्या फिगर्स दी हैं, एक दिया है हमें ओनर्स इक्विटी ₹15,000, बैंक क्रेडिट बैलेंस ₹2,500, पेटेंट ₹10,000, ट्रेड पेएबल्स ₹5,500, कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹5,000, एनआरवी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹6,000। एनआरवी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसका मतलब होता है कि इतने का हमारा स्टॉक रियलाइज हो सकता है, या वी कैन से इतने में हम अपने स्टॉक को बेच सकते हैं मार्केट में। ओके, देन ट्रेड रिसीवेबल्स ₹8,000, डेटर्स ₹2,000। चलिए खुद ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, हमने निकालना है टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन सी। कैसे आया ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले खुद ट्राई करिएगा। बट स्टिल अगर आपका आंसर मिसमैच होता है मेरे साथ, तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले है ओनर्स इक्विटी। चलिए हम यहाँ पे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बना लेते हैं, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, यू ऑल नो नाउ। हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या लिखनी होती है, लाइबिलिटीज, एंड राइट साइड पे क्या आ जाता है, एसेट्स, और साथ में इनके हमारे अमाउंट्स आ जाएंगे इन रुपीज़। ओके, अब वन बाय वन देखते जाइए। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी क्या होता है, ये हमारा कैपिटल ही होता है जो ओनर ने इन्वेस्ट करा है। ओनर्स इक्विटी क्या है हमारे लिए, कैपिटल हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे आ जाएंगी 15,000। देन बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट नहीं लिखा, ध्यान से देखना। बैंक का क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा क्या है, ओवर ड्राफ्ट। इसको हमने समझ लिया है ऑलरेडी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ₹2,500 यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैंक ओवर ड्राफ्ट। देन पेटेंट, हमें पता है हमारा क्या है, ये एसेट है, और कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें भी एक बार दोबारा से बता रही हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स ये नेगेटिव बैलेंस शो करता है, हमारे फेवर में होता अगर पॉजिटिव बैलेंस होता, पॉजिटिव होता तो डेबिट, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हमने लिख दिया। देन ये पेटेंट की बात कर रहे थे हम, ₹10,000, यहाँ आ जाएंगे एसेट साइड पे। देन ट्रेड पेएबल्स, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड पेएबल्स। और ट्रेड पेबल्स होते क्या हैं, दे आर द टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। इन दोनों का टोटल मिला के क्या बनते हैं, ट्रेड पेबल्स, विच वी हैव टू पे इन द फ्यूचर। ये अमाउंट हमें पे करना होता है, इसके लिए हम लायबल होते हैं, और ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो ट्रेड पेबल्स आ गए हमारे 5,500। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक की हमें कॉस्ट प्राइस भी दी है, क्लोजिंग स्टॉक की हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दी है। तो जो हमने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट समझा था, उसके अकॉर्डिंग हम क्लोजिंग स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। जो इन दोनों में से कम होगी हम उस पर अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर देंगे। तो 5,000 और 6,000 में लेस है ₹5,000, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। देन ट्रेड रिसीवेबल्स ₹8,000। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब कुछ बच्चों ने गलती क्या करी होगी, डेटर्स को भी रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ट्रेड रिसीवेबल्स लिखा है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल्स किसके बराबर होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स में ऑलरेडी डेटर्स को इंक्लूड कर लिया है, तो हम उसको सेपरेटली यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2,000 के अमाउंट को हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, तो जस्ट कन्फ्यूजन के लिए था। बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिया तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, तो सिंपल 8,000। तो आप दोनों साइड का यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 23,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 23,000। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, द कॉस्ट विच इज़ टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इज नोन एज। अब ऐसी कॉस्ट जिसको हम इनकर करते हैं, इनकर करने का क्या मतलब होता है, स्पेंड करना। ठीक है, SPEND, स्पेंड करना, जब चाहे हमारा बिजनेस यूनिट बंद भी हो, हमारा बिजनेस बंद भी हुआ हो थोड़ी देर के लिए, स्टिल हमें वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, उसको पे करना होता है। लाइक इन केस ऑफ लॉकडाउन, चाहे आपने शॉप्स कोई रेंट पे ली हो, अब ऐसा तो नहीं है ना कि लॉकडाउन है शॉप्स बंद है और अब वो दुकान ही छोड़ दोगे, नहीं ना, उसका रेंट तो हमें पे करना ही पड़ेगा। तो वैसी कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं, शट डाउन कॉस्ट। तो यही है कि क्लोज हो जाता है बिजनेस, मीन्स एक तरह से शट डाउन हो जाता है फॉर द टाइम बिंग, तो उसकी कॉस्ट को बोलते हैं हम शट डाउन कॉस्ट। बाकी इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, दिस इज अनदर नेम फॉर नोशनल, जस्ट अ मिनट,
इम्प्यूटेड कॉस्ट इज अनदर नेम फॉर नोशनल कॉस्ट। और इस कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है बट हम उसको ऐसा सोच के चलते हैं कि अगर ये खर्चा पड़ जाता तो क्या कॉस्ट हमें पड़ती। लाइक अगर हम खुद अपनी खुद की बिल्डिंग में ही ऑफिस खोल के बैठे हैं, ओके, बट स्टिल हम सोच रहे हैं कि अगर ये बिल्डिंग हमने रेंट पे ली होती तो वो रेंट का कितना खर्चा होता। देखा, नोशनल है, सच में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो दैट काइंड ऑफ कॉस्ट आर टर्म्ड एज इम्प्यूटेड कॉस्ट। देन टॉकिंग अबाउट द संक कॉस्ट, ये ऐसी कॉस्ट होती हैं जो हमने ऑलरेडी इनकर कर दी होती हैं इन द पास्ट बट दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर में हमारे लिए काम आती नहीं, हमारे डिसीजन मेकिंग में कोई भी हेल्प, कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है, लाइक हमारा हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये हमारी क्या हो जाती हैं, संक कॉस्ट हो जाती हैं, हमने इनकर कर दी और ये फ्यूचर में हमारी रिकवरेबल नहीं होती। बट मैं आपको वही बोलती हूँ ना कि इनडायरेक्टली हम इसको सेल्स के थ्रू रिकवर कर लेते हैं, बट सच में देखा जाए तो हमारे से ये रिकवर नहीं होगी और फ्यूचर के लिए हमारे लिए इररिलेवेंट होती हैं, ये काम ही नहीं आती। ओके, देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने एक्चुअल कोई चीज़ खरीद के रखी फर्स्ट टाइम, मतलब वो हिस्ट्री बन गई ना एक तरह से, तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, क्लियर। चलिए, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके, इससे मुझे मोटिवेशन आता है बहुत। चलिए नेक्स्ट वन, which of the following items will appear in the partner's capital account in case of fixed capital method adopted by the firm? अब इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपेयर होगी जब हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अडॉप्ट करा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं दैट कैन बी प्रिपेयर्ड अंडर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको हमने काफ़ी डिटेल में समझ रखा है लेक्चर में। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फर्दर हम बोलते हैं इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक बनता है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में आपको पूछा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड के लिए कि उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनता है उसमें कौन सी आइटम इनमें से अपेयर होगी। फिक्स्ड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें कौन सी आइटम अपेयर होगी यहाँ से। तो पहला देखते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नो, ये जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में कब जाएगा, बात कर रही हूँ जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड को हमने अडॉप्ट करा होगा। देन नेक्स्ट वन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। यस, ये जो है आइटम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड दैट विल गो इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी कहाँ जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है ये हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी स्टिल कोई डाउट लगता है तो आप लेक्चर में वहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि जल्दी से जितना पॉसिबल हो सके, एग्जाम्स आर कमिंग नियर बाय, तो आपका जितना प्रैक्टिस हो तो अच्छा है। बाकी मैंने लेक्चर्स में आपको काफ़ी अच्छे से कई बार ये चीज़ें रिपीट करी हैं, तो अब यही है कि आप सबको इनके आंसर्स टिप्स पे होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब इनमें से ऐसी कौन सी आइटम है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो आता है उसमें, और कहाँ पे आता है, ऑन दी डेबिट साइड। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यस दिस इज द आंसर विच इज नॉट अपेयरिंग इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जाता है सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपको मैंने एक एक्सेप्शन बताई है, चाहे यहाँ पे पार्टनर्स के ही रिलेटेड क्यों है बट हम इसको स्टिल कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब आप ये मत बोलना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये टर्म्स आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगनी चाहिए, ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या था। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेते हैं, इसको P&L अकाउंट में लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे जाती हैं, इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और ये दोनों आइटम्स क्या है, दे आर दी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, और सारी आइटम्स जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो वैसे भी P&L एप्रोप्रिएशन में ही जाएंगी। चार्ज अगेंस्ट वाली जाती हैं सारी P&L में, और उनमें से एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ओल्ड प्रोविजन वॉज ₹500, डेटर्स ₹10,000, देन एडजस्टमेंट एक दी है आपको, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एट द रेट 50%, हाउ मच न्यू प्रोविजन हैज़ टू बी क्रिएटेड। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों को क्विज में भी पूछा था, कई बच्चों के आंसर्स ठीक भी थे और कईयों को डाउट भी था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा, हमने ऑलरेडी 500 का प्रोविजन बना रखा है। किस पे बनाया होगा, डेटर्स पे बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटर्स की ही बात कर रखी है। प्रोविजन फॉर डेटर्स क्या होता है, हमें लगता है कि ये डेटर्स हमारे पैसा नहीं देंगे, तो ऑलरेडी हम उस चीज़ को क्या करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, शायद ये हमारा
बैड डेट हो जाए फ्यूचर में तो हम प्रोविजन बना के रखते हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, वैसे भी एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। मैंने अभी आपको बताया था इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं लॉस को पहले ही रिकॉर्ड कर सकते हैं कि अगर लगता है फ्यूचर में प्रोबेबल लॉस हो सकता है, बट प्रॉफिट्स को कभी भी एस्टिमेट नहीं करते हैं। ठीक है, 500 का हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, डेटर्स हमारे अब हैं 10,000 के, पर एक एडजस्टमेंट भी दी है कि हमने 50% का प्रोविजन बनाना है। साल में बोला कि 50% बनाओ, अब मतलब डेटर्स हमारे 10,000 के हैं और 50% का उस पर प्रोविजन है कि शायद पैसे नहीं मिले, दैट इज ₹5,000। तो ये क्या है, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, इतना प्रोविजन होना चाहिए। पर हमने बुक्स में देखा हमारा ओल्ड प्रोविजन पहले से ही बन रखा है ₹500 का, तो हम इसमें से लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट इज 500, तो लेस करके आएगा ₹4500। ये है हमारा न्यू प्रोविजन जो अब हमने और बनाना है। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुटिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट इज रिटन एज, अब किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे हम, बड़ा इजी है। कोई भी अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट साइड ये होती है, डेबिट साइड ये होती है, और क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं बाय से कुछ भी आइटम लिखते हैं और डेबिट साइड पे लिखते हैं टू से। कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे टू करके आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्री में जब हम कोई एंट्री करते हैं तो कोई भी अकाउंट, लाइक सपोज यहाँ पे हमने अकाउंट कर दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आप देखेंगे हमने क्रेडिट कैश को करा तो हमने टू लिखा था, वो बच्चा बात करते हैं हम जर्नल की। पर जब बात आती है यहाँ पे लेजर अकाउंट्स की, या कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं तो उसमें जो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड बाय, और डेबिट के लिए हम करते हैं टू। इस चीज़ को आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, टू हो जाएगा डेबिट के लिए। फ्रॉम और एट ऐसा वाला हमने पढ़ा ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बजट इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ स्टैटिक बजट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। अब इनमें से ऐसा कौन सा बजट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ स्टैटिक बजट। स्टैटिक बजट क्या है आपको पता होना चाहिए, दैट इज अनदर नेम फॉर फिक्स्ड बजट। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा है जिसको सीरीज ऑफ स्टैटिक बजट बोलते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबल बजट को ही हम सीरीज ऑफ स्टैटिक बजट भी कहते हैं। क्लियर है। फ्लेक्सिबल बजट में बताया क्या था, पहले सपोज हमारा फिक्स्ड बजट है कोई, कि अगर हमने 10,000 के यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो इसकी हमें कॉस्ट पड़ेगी ₹1,00,000। ये बात खत्म हो गई कि फिक्स्ड बजट है भाई, इतना है, इतने यूनिट्स होंगे तो इतनी कॉस्ट पड़ेगी। पर अगर हमें लगता है कि क्या पता हमारे यूनिट्स वेरी कर जाएं, डिफरेंट हो, तो हम पहले ही क्या करते हैं, अगर 10,000 हुए तो कॉस्ट पड़ी 1,00,000, अगर हमारे यूनिट्स हुए 20,000 तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 2,00,000, देन सो ऑन, कोई भी हमने यूनिट्स एक्सपेक्ट कर लिए और कोई भी कॉस्ट कर ली, तो क्या है अलग अलग क्या बन गए, फिक्स्ड बजट इसका हो गया 10,000 के इतनी खर्चा, 20,000 का इतना खर्चा, देन सपोज यहाँ पे 30,000 का खर्चा 3,00,000। तो ये क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ फिक्स्ड बजट्स बन रहे हैं। इंडिविजुअली बात करेंगे तो ये फिक्स्ड होंगे, बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो क्या बन जाएंगे, फ्लेक्सिबल बजट। इसीलिए हम फ्लेक्सिबल बजट को सीरीज ऑफ स्टैटिक बजट बोलो या सीरीज ऑफ फिक्स्ड बजट्स भी कहते हैं। क्लियर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैंक्स हुज कस्टमर्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज इट्स ओनर्स आर टर्म्ड एज, अभी किसका क्वेश्चन है, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। अब है कि ऐसे बैंक्स जिनको हम बोलते हैं कि उनके जो कस्टमर्स होंगे वही उनके ओनर्स भी होंगे, मतलब जो उसमें अपना अकाउंट खोलते हैं वो ऑटोमेटिकली उस बैंक के ओनर भी बन जाते हैं। तो वो बैंक्स को हम क्या बोलते हैं, दैट आर टर्म्ड एज कोऑपरेटिव बैंक्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, जो आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लेंगे, मतलब उनके लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं होती हैं, वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं कि जैसे आरबीआई बोलता है आपको वैसे ही करना है, मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म नहीं होता जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में होता होगा। इसमें हमने पढ़े थे, इसमें क्या आ जाते हैं, इंडिजिनस बैंकर्स आ जाते हैं, मनी लेंडर्स आ जाते हैं, ये सब होते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। ओके, देन टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स होते हैं जहाँ पे आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, जो कमर्शियली यूज़ के लिए, मतलब रेगुलरली जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट आर कमर्शियल बैंक्स। पर ऐसे बैंक्स जिनके कस्टमर्स खुद ही उनके ओनर्स बन जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट वन। मिस्टर ए बॉट गुड्स ₹4,000 फ्रॉम मिस्टर वाई एंड मेड पेमेंट ऑफ ₹3,000 एट दैट टाइम, हाउ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स विल बी
जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे करेक्शन कर लेना, मिस्टर एक्स नहीं है, मिस्टर ए है। ओके, हाउ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम मिस्टर ए विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ वाई। क्या हुआ, ध्यान से देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर वाई से गुड्स खरीदे कितने के, 4000 के, और कितने की पेमेंट करी, ₹3000 की। दैट मीन्स स्टिल 1000 इज पेंडिंग। अब वही कहा है, हाउ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम मिस्टर ए विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ वाई। ए ने वाई से खरीदे 4000 के गुड्स, बट 3000 की पेमेंट करी, 1000 जो है अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ए वाई के लिए क्या बन जाएगा, उसका डेटर बन जाएगा। और डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने अमाउंट लेना होता है, पेंडिंग होता है, विच इज रिसीवेबल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट वन, फिक्टिशियस एसेट्स कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन ए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑप्शन डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम फिक्टिशियस एसेट को किसका पार्ट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए, दैट इज ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन ए मत करना, गलत होगा। अब एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, फिर हम बनाएंगे उसको फिक्टिशियस एसेट की फॉर्म में। याद है ये चीज़, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखो, सपोज आपने एडवर्टीजमेंट करी ₹10 लाख की, पर क्या होता है, ये जो खर्चे होते हैं ऐसे हम एक साथ इतना ह्यूज अमाउंट अपने बुक्स में नहीं दिखाते। अगर इतना ही खर्चा दिखाती है तो हमारे बिजनेस में तो पहले ही लॉस शो हो जाएगा कि खर्चा इतना ज़्यादा कर दिया। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बड़े खर्चों को डेफर करते हैं, डेफर इन द सेंस पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे खर्चों को हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर क्या होता है, हम बोलते हैं चलिए अब ये जो हमने एडवर्टीजमेंट खर्चा करा है ये आने वाले सालों में तो हमें बेनिफिट देगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स उसको देख के अट्रैक्ट होंगे, सेल्स होगी, पैसा आएगा। तो क्या करते हैं, इसका बेनिफिट हम पार्ट्स में ले लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। हम बोलते हैं इसको, हम सपोज 5 सालों में एलोकेट करेंगे, 5 ईयर्स में, मतलब 20,000 हर साल हम इसको खर्चा बताएंगे, आगे आगे पोस्टपोन करते जाएंगे। तो करंट ईयर में हम बोलेंगे कि हमारा 20,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ, सॉरी यहाँ पे 2 लाख करना। अब हमने अगर 2 लाख का खर्चा इस साल शो कर दिया एज पर, मतलब 5 ईयर्स में एलोकेट करके, तो रिमेनिंग जो 8 लाख रह जाएगा उसको कहीं तो शो करना है ना। तो उसको हम शो करते हैं एज अ फिक्टिशियस एसेट, कहाँ पे, इन बैलेंस शीट ऑन दी एसेट साइड, ठीक है। तो 8 लाख ये जो फिक्टिशियस एसेट बना, कहाँ से बना, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही बना है, तो इसको हम इसका पार्ट बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स, इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड ऑप्शन ए सैलरी, ऑप्शन बी कैपिटल गेन्स, ऑप्शन सी अदर सोर्सेज और ऑप्शन डी बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब हमने 5,000 का डिविडेंड रिसीव करा इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है, डिविडेंड रिसीव करा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया था, अगर इक्विटी शेयर्स को सेल करके जो पैसा आएगा ना, वो जाएगा हमारा कैपिटल गेन्स पे, पर इक्विटी शेयर्स पे जो हम डिविडेंड रिसीव करते हैं वो जाता है अदर सोर्सेज में। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। कैपिटल गेन में क्या आता है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, सेल ऑफ लैंड भी हो सकता है हमारे, मतलब कैपिटल एसेट्स को जो हम बेचते हैं, ये सब कैपिटल गेन्स में आ जाते हैं। सैलरी आपको पता है, पेंशन का अमाउंट जो भी आपने इन द फॉर्म ऑफ सैलरी अर्न करा है, पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, ये सब चला जाता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में मैंने आपको बताया। देन अदर सोर्सेज में चला जाएगा, लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गई, देन ये डिविडेंड हो गया, देन सेविंग इंटरेस्ट हो गया, आपका एफडी का इंटरेस्ट हो गया, ये सारी जाती हैं अदर सोर्सेज में। बिजनेस प्रोफेशन हो गया, जो आपका प्रोफेशन है, लाइक यू आर अ लॉयर, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब जो आप वहाँ से रिसीट्स अपनी इनकम को अर्न करेंगे वो इस हेड में चला जाएगा। देन एक और होता है हमारा हेड हाउस प्रॉपर्टी, उसमें जाएगा जो हमारी रेंटल इनकम होगी। क्लियर है, अच्छे से रिवीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट वुड बी द टोटल ऑफ डेबिट्स इन द ट्रायल बैलेंस, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, carriage outward ₹200, return outward ₹400, return inward ₹500, carriage inward ₹400। ट्रायल बैलेंस क्या है हमें पता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट जहाँ पे क्या होता है, हमें पता लगता है कि हमारे डेबिट्स इक्वल होंगे क्रेडिट्स के। ये हमारी क्या चेक करती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यही है कि हमारे डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आएंगे यहाँ पे। ओके, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर जो भी हम आइटम्स लिखते हैं, डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ओके, अब देखना वन बाय वन देखते जाएंगे। उन्होंने कहा कि डेबिट साइड का टोटल क्या होगा, मींस हमने वही आइटम्स लिखने हैं जो यहाँ पे डेबिट साइड आएंगी। एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, ये खर्चा होता है और किस पे होता है, ऑन सेल्स। और आपका कैरेज आउटवर्ड आता कहाँ पे है, इन P&L अकाउंट, ठीक है। पर कैरेज आउटवर्ड है तो खर्चा ना, एक्सपेंस, और इसका हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही आएगा, कैरेज आउटवर्ड कितना आ जाएगा, ₹200। देन रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इज अनदर नेम फॉर परचेज रिटर्न,
ओके और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस नहीं होता। परचेज रिटर्न हमारी जाएगी वैसे भी क्रेडिट में, ही हमारे काम की नहीं रही। देन रिटर्न इनवर्ड दैट इज सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का हमें पता है इट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 सेल्स रिटर्न। देन कैरेज इनवर्ड इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, और ये किस पे होता है, ऑन परचेजेस, और ये कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैरेज आउटवर्ड जाएगा हमारा P&L अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद है ना ये चीज़ भी आपको? ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैरेज इनवर्ड ₹400, तो हमारे डेबिट साइड आया 200, 500, 400, तो इसका टोटल हो जाएगा 1100। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, 400 को इंक्लूड मत करना, दैट विल बी क्रेडिटेड। परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, बट आपको क्वेश्चन में पूछा था टोटल ऑफ डेबिट्स, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज नेचर ऑफ कैश बुक इज ऑफ। एंड यस वन मोर थिंग, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल गिव यू द रिप्लाई, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आप अपने मुझे डाउट्स पूछिए। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है या आपको लगता है कि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, यू वांट दैट आंसर थ्रू वीडियो लेक्चर, तो आप मुझे टेलीग्राम पे उसकी पिक भी भेज सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि यस ये समझाने वाला है वीडियो के थ्रू, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मैं वीडियो लेक्चर में भी वो चीज़ समझा दूंगी। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है नेचर ऑफ कैश बुक इज ऑफ, ऑप्शन ए रियल अकाउंट, ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम होमवर्क रख लेते हैं, बहुत ईजी है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता ही दूंगी वैसे तो। ठीक है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मुझे भी पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे लेक्चर को कंटिन्यूसली देख रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप, और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा आज का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, एंड इफ समवन इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।